Good morning, students. Today is your first physics class, so we start the chapter first, electric charges and fields. As clear by the name, electric charges and fields. That means इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड आपके एक ही यूनिट है और ये यूनिट का आपका फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रो का मीनिंग हुआ इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स का मीनिंग हुआ रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। क्लियर है? जिसमें हम किसका स्टडी करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके रेस्ट में हैं तो हम उसका स्टडी करते हैं और उस ब्रांच को हमने नेम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्जेस प्रोड्यूस होने के भी कई फिनोमेनाज होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है फ्रिक्शन के थ्रू तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। कई मेथड होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो ये आपके मेथड्स ऑफ चार्जिंग है। तो इसी तरह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिक चार्जेस, जब चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द बेसिक एंटिटी ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर की जो सबसे बेसिक चीज़ है वो उसके क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। आप जानते भी हैं, जैसे एटम में भी आप पढ़ते हैं कि एटम्स के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं। दैट मीन्स दोनों चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिवली चार्जेस हैं और प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब जो चार्ज है आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं, 11th में आपने पढ़ा है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? कूलम होती है। कंडक्टर्स, व्हाट इज कंडक्टर्स? तो दो सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर कॉल्ड द कंडक्टर्स, लाइक सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। इंसुलेटर्स, दो सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होती है और उनका बहुत हायर रेजिस्टेंस होता है, उनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे ग्लास है, रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, ये सभी क्या हैं? आपके इंसुलेटर्स हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए इंडक्शन क्या होता है? तो इंडक्शन एक फिनोमेना होता है जिसके थ्रू आप टेम्परली इन्फ्लुएंस देखते हैं। अब वो टेम्परली इन्फ्लुएंस किसका हो सकता है? जैसे यहाँ पर लिखा है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना जो है उसे आप टेम्परली इंड्यूस करा रहे हैं, तो ये मेथड कहलाएगा आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं? एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाने पर टेम्परली चार्ज कराने का जो फिनोमेना है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। The process of charging by a neutral body by bringing a charged body nearby it without making any contact between the two bodies is known as the charging by induction और electrostatic induction। जैसे attraction of by comb, आपने सभी ने नॉर्मली हम करते भी हैं विंटर्स के टाइम में जब ड्राई हेयर्स होते हैं और कॉम्ब करते हैं आप बालों में, और अगर छोटे छोटे से पेपर्स आप उस कॉम्ब की तरफ लेकर आते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द, इसकी वजह से आपका ये है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की वजह से। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको पता ही है कौन कौन सी हैं। बेसिक होती हैं, पहली होती है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरी होती है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, तीसरी होती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, एंड फोर्थ होती है आपकी कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। लाइक दैट मीन्स जो एक जैसे चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जो अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन या नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम का, एज यू कैन सी इन द फिगर, देयर विल बी Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू सो ऑन, बहुत सारे चार्जेस हैं। कैपिटल Q इस पूरे सिस्टम का चार्जेस है। देन कैपिटल Q, एज यू कैन सी हेयर, कैपिटल Q विल बी इज इक्वल्स टू द algebraic sum of Q1, Q2 plus Q3 up to so on Qn. That means the total charge of a system must be equals to the algebraic sum of
the all individual charges. This is called the additivity of charges. Next है quantization of charges. And there is one important thing कि जो आपके Q is equals to, आप इन सबको algebraic sum कर रहे हैं, this follows the superposition principle. And you know very well what is superposition principle, कि अगर किसी बॉडी का आपको मास कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते थे, इंडिविजुअली मास को ऐड कर दीजिए, उस पूरे सिस्टम का मास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, जब हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ते थे कि आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो आप इंडिविजुअली पार्टिकल की एनर्जी को ऐड करते जाइए, टोटल एनर्जी निकल कर आ जाएगी सिस्टम की। वहाँ पर भी अलजेब्रिक सम करते थे, बिकॉज एनर्जी ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी एंड चार्ज इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका कहता है कि जो चार्ज होता है वो बेसिक इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस का। और सबसे बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स लिखा है इधर Q इज इक्वल्स टू NE, जहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं चार्ज के, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वेयर N इज एन इंटीजर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज सिमिलर एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली चार्ज को भी आप ना ही कहीं से क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कूलम्ब्स लॉ, जिस पर आपका पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट बेस्ड है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ इज सिमिलर एज द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। वहाँ पर आप दो मासेस पढ़ते थे कि देयर विल बी 2 पॉइंट masses separated by some distance and the force of attraction between the two masses is directly proportional to the projected masses and inversely proportional to the square of distance between them. Then similarly you can see Coulomb's law किसके बारे में बताता है, चार्जेस के बारे में बताता है कि there will be two charges Q1 and Q2 which is separated by some distance. Then force of attraction or repulsion, it depends on the nature of charge. अगर चार्ज आपके दोनों सिमिलर नेचर के हैं तो फोर्स होगा आपका रिपल्सन। अगर चार्जेस आपके दोनों सेम नेचर के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो फोर्स होगा अट्रैक्शन। तो देयर विल बी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। If you combine these both equations, you will get the result F is equals to K Q1 Q2 upon R square, where K is the electrostatic constant which is equals to the 1 upon 4 pi epsilon naught, and epsilon naught is the permittivity of the medium, which will be discussed in the next class and the next video. What is permittivity? वैल्यू होती है इसकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए वेक्टर फॉर्म क्या है बच्चों, कि आपको पता है आप फोर्सेस की बात कर रहे हैं, फोर्सेस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर की फॉर्म में किस तरह से नोट डाउन करेंगे वो हम पढ़ रहे हैं। तो यू कैन सी इन द फिगर Q1 Q2 आर द टू चार्जेस विच आर पॉजिटिवली चार्ज विच इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। देन द पोजिशन वेक्टर बिटवीन Q1 एंड Q2 विल बी R1 एंड R2। F12 एंड F21 आर द फोर्सेस। अपोजिट देखिए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लाइक एनिमीज़, जैसे दो एनिमीज़ होते हैं ना, एक दूसरे को कभी भी पास नहीं आना चाहेंगे, इसी तरह से दो सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं। अगर आप इनको पास भी लेकर आएंगे तो आपको बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दे ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। तो आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, F12 फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू ड्यू टू F21 फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। आप लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ एंड Q1 Q2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये आप 11th क्लास में पढ़कर आए हैं, कितना होगा, R2 - R1। तो R21 अगर आप लिखेंगे R2 - R1, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -R1 - R2, और इसे क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर R1 2। सीधे सीधे कूलम्ब्स लॉ आप लगा देंगे, F12 विल बी इक्वल्स टू दिस, F21 इज इक्वल्स टू दिस, यू गेट। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है R12 कैप, मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको, R12 कैप विल बी इक्वल्स टू वेक्टर R12 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R12। मॉड आप जानते हैं क्या होता है,
मॉड वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, मॉडुलस जिसे आप कहते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी जिसे आप 8th क्लास में पढ़कर आते हैं मैथ्स में। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है, यूनिट वेक्टर विल बी इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइड्स बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो आपने वेक्टर लिख दिया। अब देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर, चाहे वेक्टर r12 लीजिए चाहे वेक्टर r21 लीजिए, दोनों सिमिलर होंगे लेकिन दोनों के मॉडुलस भी सेम होंगे, है ना। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, r12 कैप विल बी इज इक्वल्स टू माइनस r21 कैप। दोनों इक्वेशन से आप देख लेंगे तो रिजल्ट क्या निकल कर आया, द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 विल बी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। दैट मीन्स these two force on these two charges are same in nature, same in magnitude but opposite in nature, or you can see in opposite in direction. So this obeys the Newton's third law of motion, action reaction rule। आप जानते हैं to every action there will be always an equal and opposite reaction। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जितना चार्ज 1 वाला, जितना फोर्स 1 वाला चार्ज 2 वाले पर लगाएगा उतना ही चार्ज 2 वाला पार्टिकल 1 वाले पर लगाएगा। दैट मीन्स वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या होती हैं लिमिटेशंस? फर्स्टली आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो चार्ज आपके स्टैटिक होने चाहिए। दैट मीन्स जो आपका चार्ज है वो स्टैटिक होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, जैसे कि याद करिए हम 11th में पढ़ते थे, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ते थे हम उसमें? हम पढ़ते थे कि जो आपकी बॉडीज़ हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट मास होने चाहिए। और पॉइंट मास उस टाइम भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था, अगर कोई भी दो बॉडीज़ हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों का सेपरेशन एज़ कम्पेयर टू देयर साइज़, और यू कैन से एज़ कम्पेयर टू देयर कर्वेचर बहुत क्या होता है, लार्ज होता है, तो वी विल ट्रीट एज अ पॉइंट मास। तो हमको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, तो जो क्या होगा, साइज़ होगा चार्जेस का, वो एज़ कम्पेयर टू द सेपरेशन बहुत स्मॉल होगा, तो वी विल ट्रीट एज अ पॉइंट चार्ज। तो दूसरी चीज़, फर्स्ट लिमिटेशन हो गई आपकी कि कूलॉम्स लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब चार्जेस आपके रेस्ट में होंगे, और दूसरी चीज़ आपकी तब हो गई कि कूलॉम्स लॉ जो है वो तब वैलिड होगा जब आपके पॉइंट चार्जेस होंगे। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक वी विल डिस्कस इन दी क्वेरी टाइम। सो इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए। किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेरी टाइम में उसको डिस्कस कर सकते हैं।